हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज आरबीएससी का पेपर हुआ है, फिजिक्स का 2024 का। तो पेपर हुआ ही है और मैं आंसर की के साथ में आपके सामने प्रेजेंट हो गया हूँ यहाँ पर। तो अभी अपन साथ में बैठ के इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। आप आंसर मैच कर सकते हैं कितना आपका करेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर ड्रॉन विद अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर इज फाई। फ्लक्स जो है वो फाई दे रखा है वो इस स्फेयर से, ठीक है, और उसकी रेडियस वगैरह दे रखी है। फिर बोल रहा है कि जो रेडियस है उसको ट्रिपल कर दिया है। अगर रेडियस को ट्रिपल कर दिया है तो आपको ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा। तो बच्चों, रेडियस को आप कितना भी बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका वही रहता है। इसका डी आंसर होगा, है ना। फ्लक्स विल रिमेन सेम। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है एयर के लिए वो 3 × 10⁻⁶ होती है। 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। यूनिट का विशेष ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे यूनिट सबकी वोल्ट पर मीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ना, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो, रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है आपकी, वो आपकी ओम मीटर होती है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सी इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, दिए गए चित्र में व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में हो तो प्रतिरोध एस का मान होगा। एस का आपको मान निकालना है। चार रेजिस्टेंस दे रखे हैं, देखो रेशियो बराबर होता है। तो 30/18 इज इक्वल्स टू 10 एस। ये थोड़ा छोटा हो गया है ना, दिख कम रहा है। 30/18 इज इक्वल्स टू 10 एस। तो यहाँ से एस कितना आ जाएगा आपका, एस को उधर भेज दो। तो 10 × 18/30, ठीक है। जीरो से जीरो कटा, 3 × 6 = 18। तो 6 ओम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ड यानी कि डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। डी इसका आंसर होगा 6 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो ये तो मैं क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताता था। तो इसका जो आंसर है वो सर्कुलर होगा, है ना। बता रखा है आपको, 0 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो परपेंडिकुलर लिखा है मतलब 90 डिग्री है। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा आपका, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। फिर उसके बाद में द डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, म्यूचुअल इंडक्शन पे कौन बेस्ड होता है? म्यूचुअल इंडक्शन हमेशा किसका प्रिंसिपल रहा है? ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल रहा है। अगला क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? ये होता है E0 d phi E/dt, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का है ना, म्यू नॉट एक अलग एक्सप्रेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? E0 d phi E/dt, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नेगेटिव देन द इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड। तो देखो, मैग्निफिकेशन के बारे में आपको बता रखा है कि मैग्निफिकेशन जब भी नेगेटिव होगा तो इमेज जो होगी वो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना। जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है, पॉजिटिव में इसका उल्टा हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की है ना, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैटर थोड़ा अलग भी होता है वैसे। पर इसने मेंशन नहीं किया है कि ये माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, टेलीस्कोप की बात कर रहा है। तो हम जनरल अप्रोच यूज़ करेंगे। जनरल अप्रोच ये बोलता है कि नेगेटिव जो मैग्निफिकेशन है वो रियल और इन्वर्टेड है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी और देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन पे थोड़ा और डाउट हो सकता है मेरे को, क्योंकि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की मेंशन तो नहीं है, बट उनके लिए थोड़ा मैटर अलग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज MO एंड ME रेस्पेक्टिवली देन द टोटल मैग्नीफाइंग पावर M ऑफ द माइक्रोस्कोप। देखो, माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्नीफाइंग पावर MO इंटू ME होती है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, MO इंटू ME। सॉरी, नेचुरल लाइट फ्रॉम द सन इज। सन से जो आने वाली नेचुरल लाइट होती है वो हमेशा अनपोलराइज लाइट होती है, ठीक है ना। हमेशा क्या होती है? अनपोलराइज लाइट होती है, ठीक है। उसको पोलराइज करना पड़ता है। फिर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अपने को निकालनी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है EV0 के। EV0 के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 निकालना है तो आपको K मैक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको? E को। तो K मैक्स यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी है आपको 1.8 दे रखी है, ठीक है। और आपको E से डिवाइड करना पड़ेगा। तो E इज बेसिकली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि 1.8 भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो उसको जूल में चेंज करने के लिए अपन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अपना एज इट इज कट जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो 1.8 वोल्ट आ जाएगा सीधा ना, 1.8 वोल्ट। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अपना आगे।
नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन है, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज, है ना, मोमेंटम जो होता है फोटोन का वो कितना होता है, लैम्बडा इजिकल्स टू एच बाई पी, फॉर्मूला होता है तो पी बराबर क्या होगा, एच बाय लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है ना, सीधा रिलेशन है। तो पी इजिकल्स टू एच बाय लैम्बडा इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल फॉर अल्फा पार्टिकल फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर इज। तो यहाँ पर क्या होगा, स्कैटरिंग एंगल जो होता है उसका एक रिलेशन भी होता है इम्पैक्ट पैरामीटर के साथ में, कॉट थीटा बाई 2 का, ठीक है। और वैसे अपन जनरली भी सोच सकते हैं कि न्यूक्लियस से जब है ना अल्फा पार्टिकल बहुत दूर होगा तब वो सीधा सीधा निकल जाएगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर अगर ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग एंगल क्या होगा आपका, 0 डिग्री हो, स्कैटर्ड ही नहीं होगा वो, है ना, स्कैटर्ड होता अगर तो एंगल बचे, स्कैटर्ड होता है तो एंगल बनता है, ठीक है ना, स्कैटर्ड नहीं होगा तो एंगल कैसे बनेगा, तो 0 डिग्री एंगल होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉट की भी आपको मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे मिलती है, ठीक है। तो का आंसर जो होगा वो 0 डिग्री होगा। फिर द वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम इज। तो यहाँ पर ये यूँ कह रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। मैंने कई बार समझाया है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब जो होता है वो n इजिकल्स टू 2 होता है, ना कि 1 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 जो होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है। तो हाइड्रोजन एटम में अगर आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाना है तो आपको कहाँ से कहाँ लेके जाना है, -13.6 से आपको लेके जाना है -3.4 पे। तो इसका जो डिफरेंस होता है वो 10 के आसपास होता है, तो 10 के आसपास कोई ऑप्शन हो तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव में दे रखा है, क्लियरली यही अपना आंसर है, ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए ये पूछ रहा है कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, नेगेटिव आंसर तो वैसे ही पॉसिबल नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन, दोज एटम्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। देखो लास्ट वीडियो के अंदर, अभी किसी बच्चे को पता हो तो, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ मैंने बताई थी। मतलब लिटरली वहाँ से भी क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, वहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में काफ़ी सारे आए हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो एक दिन पहले बनाया था, आप चैनल पे देख सकते हो, एक दिन पहले का जो वीडियो है उसके अंदर से भी इतनी सारी चीज़ें एग्जाम में आई है कि कोई भी बच्चा, और मैंने वीडियो उन्हीं के लिए बनाया था जिनको पास होना है, तो उनके लिए तो सफिशियंट था वो, अगर उन्होंने पूरा वीडियो याद कर लिया हो तो ये वही का क्वेश्चन है एक, क्योंकि उसमें मैंने बोला था कि आइसोटॉप आइसोबार वगैरह पढ़ के जाना है ना, क्योंकि आते कम है पर आ जाएंगे तो क्या करोगे आप। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, है ना, इनको आइसोटॉप्स बोला जाता है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। इन देखो सेमीकंडक्टर के लिस्ट में ऑलरेडी दे रखे थे ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। तो देखो इनऑर्गेनिक पूछ रहा है ना, और 3 तरह के होते हैं, मेटेलिक होता है, मतलब बाकी आपके प्योर सेमीकंडक्टर तो है ही है, उसमें एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी था। तो इनऑर्गेनिक में जो बुक में दे रखा है वो CDS दे रखा है, ठीक है ना, तो CDS इसका करेक्ट आंसर होगा। बुक मतलब बुक NCERT के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक तो एलिमेंटल होते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक में तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाती है, बट जो बुक में दे रखा है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको जज करना पड़ेगा। तो ये अपना आंसर है CDS। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स पे फोकस करते हैं, एक एक करके आंसर मैं सबका लिखता रहूँगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, द फील्ड लाइन्स ऑफ ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली। तो पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी ना, बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, है ना, हिंदी में बोलेंगे तो आप यहाँ पर हिंदी में बाहर की ओर लिख सकते हो ना, बाहर की ओर इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। देखो आउटवर्ड्स का मतलब ये है कि बाहर की ओर होती है, आपको पता ही होगा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस आउट होती है, बाहर निकलती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो मैंने तो 50 बार चिल्ला चिल्ला के बोला मोबिलिटी मोबिलिटी मोबिलिटी, अभी तक भी किसी को नहीं पता पड़ा हो तो भी मैं तो क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैंने मोबिलिटी को कितना ज़्यादा टारगेट किया था, और ये इस बार भी एग्जाम में आपका आया ही है, तो आपको ध्यान रखना था। द टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ, कौन सी वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है, तो बच्चों हाई वैल्यू, है ना, हाई लिख सकते हो आप या फिर हायर लिख सकते हो आप, ठीक है ना, हाई हायर, या ग्रेटर भी लिख सकते हो, किसी ने ग्रेटर लिखा होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर लिखा हो सकता है, या फिर और भी 2-4 शब्द हो सकते हैं जो बड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, चलता है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं मायने रखता है। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, एक दिन पहले बताया मैंने, मतलब मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि जब मैं देखता हूँ कि मेरे एक दिन पहले जो वीडियो बनाया वहाँ से भी इतनी चीज़ें आ गई है कि बच्चा मतलब काफ़ी कुछ कर पा रहा है, काफ़ी कुछ। तो मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम पे, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन, या किसी ने अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखा हो तो उसका भी सही हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऐसे लिखा होगा तो भी करेक्ट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है,
द मीन वैल्यू ऑफ AC फॉर अ कंप्लीट साइकिल, 1-2 दिन पहले ही बताया था, कंप्लीट साइकिल में AC की जो मीन वैल्यू होती है, मतलब एवरेज वैल्यू होती है, वो 0 होती है बच्चों, 0। किसी ने 0 लिख के सिंबल ऐसे 0 लिखा होगा तो उसका भी सही होगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 24 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ इट्स फोकल लेंथ विल बी। अच्छा, एक और बात बता दूँ, हिंदी में अगर किसी ने लिखा हो तो मोबिलिटी के लिए गतिशीलता वर्ड अपन यूज़ करेंगे, है ना, गतिशीलता। और हायर तो सभी जानते हैं, उच्च वगैरह लिखना था हिंदी में इसको, है ना, उच्च या ज़्यादा ऐसा लिखना था। और मैग्नेटाइजेशन चुंबकत्व होता है, चुंबकत्व, ठीक है, और 0 तो 0 ही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज 24 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ, ये भी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बहुत ईजी था वैसे तो ये। रेडियस ऑफ कर्वेचर चॉइस दे रखा है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 24/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम देयर पाथ बाय द एजेस ऑफ, डेफिनेशन आ गई ऐसी की ऐसी, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, बेंडिंग जो होती है वो डिफ्रैक्शन से होती है ना, हिंदी में विवर्तन, विवर्तन। फिर उसके बाद में द फॉर्मूला फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल v इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू, तो इसका फॉर्मूला देखो मैंने कितनी बार बोला कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो आज अभी आ ही गया। और आपको पता ही है कि अच्छा, ये फॉर्मूला किसी ने लिखा हो तो उसका भी करेक्ट हो जाएगा, और किसी ने अगर ऐसा फॉर्मूला लिखा है ना, कैसा पता है तो मैं, है ना, h/√2m ev ऐसे लिखा है तो उसका भी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर आगे, if the radius of first orbit of hydrogen atom is 0.5 into this, then the radius of its second orbit will be, तो देखो फॉर्मूला जो होता है वो n का स्क्वायर के साथ में वेरी करता है, तो मतलब 2 का सेकंड का पूछ रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई 5 चौक 20, तो 2 आ जाएगा लगभग ना, 2 × 10⁻⁻10, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आएगा। फिर टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर फाउंड, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं ना, प्रकार कितने, मतलब नंबर पूछ रहा है, आई थिंक सो नंबर पूछ रहा है, तो 2 आंसर लिखना है आपको, 2 प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। फिर बच्चों अब थोड़ा सा, क्योंकि सेक्शन ए को अपन फिनिश कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी है, जैसे ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, देखो यार ये लास्ट टाइम पे पढ़ा है और एग्जाम में आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह का होता है, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ का ग्राफ किसी को नहीं पता हो तो मेरे ख्याल से उसको डूब मरना चाहिए भाई, कोई मतलब नहीं है, ओम्स लॉ का ग्राफ। व्हाट व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, लास्ट टाइम पे डेफिनेशन बताई थी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं ना, वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में सॉरी 1 मिनट है ना, हाँ, वाई सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, वाई सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इनर्शिया, है ना, इसको इलेक्ट्रिक इनर्शिया क्यों बोलते हैं अपन, तो देखो इसको इलेक्ट्रिक इनर्शिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये किसी भी एसी सर्किट में करंट की वैल्यू को चेंज होने से रोकता है। इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखनी थी बच्चों, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, लास्ट वीडियो में, है ना, बेसिक डेफिनेशन लिखनी थी, किसी भी सर्किट में करंट को चेंज होने से रोकता है, करंट विद्युत धारा के परिवर्तन को होने से रोकता है किसी भी परिपथ में, ये आपको लिख के आना था, ठीक है ना। अगर विद्युत धारा बढ़ती है तो ये उसको कम करता है, मतलब रोकता है, और कम होती है तो उसको सपोर्ट करता है, इसे आपको लिख के आना था। तो डिफाइन कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट में लास्ट टाइम मैंने डेफिनेशन बताया, पूरा सेम टू सेम ऐसा कैसा पेपर उठ के आ रहा है, जो लास्ट टाइम पे पढ़ा है उसमें से इतना आ गया, तो फिर तो क्या ही उम्मीद करोगे भाई मेरे से अब तुम। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होता है जिसका सब कुछ सेम होता है, सेम इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, सब कुछ जिसका सेम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, वीडियो चैनल पे पढ़ा है, आप जस्ट एक स्टेप जाके आप पीछे देख सकते हो कि वीडियो में क्या क्या मैंने पढ़ाया है, एग्जैक्टली कितना उठ के आया है। राइट द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी लास्ट टाइम पे पढ़ाया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है ना, न्यूनतम आवृत्ति होती है जिस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होता है। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है भाई मैंने कभी नहीं बताया होगा, लेकिन ये केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, आप कह सकते हो केमिस्ट्री का। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है जिसपे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एटम से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, है ना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, एटम से बाहर निकालना इलेक्ट्रॉन को, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयनेशन एनर्जी। हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है ना, तो ये आयनेशन एनर्जी ही होती है। या ऐसे भी लिख सकते हो, किसी गैसियस एटम को, केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता रहा हूँ है ना, किसी गैसियस एटम को आयन बनाने में लगने वाली एनर्जी,
किसी गैसेस एटम को आयन बनाना है तो उसमें कितनी एनर्जी आपको लगेगी। फिर राइट आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें E इजिकल्स टू आपको mc² लिखना था। किसी ने mc² लिखा है उसका भी करेक्ट है, अगर किसी ने डेल mc² लिख दिया है तो उसका भी करेक्ट है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये mc² का रिलेशन है। तो बच्चों बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। तो मैंने अभी ये पार्ट 1 है, मैं आगे वाले और भी जो क्वेश्चन है उनको भी आंसर लेके आऊँगा, कि मुझे पता है बच्चों को न्यूमेरिकल में भी डाउट होगा कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये वीडियो तो आपके सामने आ चुका है, इसके सारे के सारे आंसर आप टैली कर सकते हो, और मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरे बहुत सारे बच्चे इस वीडियो से खाली इतने सेक्शन से आराम से वो पास हो सक रहे होंगे ना, मतलब जो जिनको पास होने का डर था। बाकी जो बच्चे अच्छे मेहनत करते हैं उनको बेशक अच्छा फल मिलेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।